टाइप्स ऑफ ओके, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। टाइप कितने होते हैं आपके मैग्नेटिक बिहेवियर के? अगर आप देखते हो तो आपको दिखेंगे 3। ओके, टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर कितने होते हैं? 3। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ दैट कि जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट होती है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाती है, मैग्नेटिक मूवमेंट शो करती है। व्हाई? बिकॉज इट हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स डी ऑर्बिटल। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, मोर नंबर में आपकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगी, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। ओके, देन मैग्नेटिक बिहेवियर जो है ना 3 टाइप का होता है। पहला है आपका पैरामैग्नेटिक। ओके, फर्स्ट वन इज अ पैरामैग्नेटिक, देन सेकंड वन डायमैग्नेटिक, देन थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक। ओके, थर्ड वन है आपका फेरोमैग्नेटिक। अभी हम ना इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। अगर पैरामैग्नेटिक है बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक है, तो उसमें क्या होगा? इट हैविंग वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मीन्स आपका कोई भी एलिमेंट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखा रहा है तो उसके पास एक और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकती है अनपेयर्ड, वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, उस एलिमेंट के पास क्या होगी? वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी। आफ्टर दैट इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वो क्या करेगी? इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप उस एलिमेंट को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हो तो वो जो एलिमेंट होता है उस मैग्नेटिक फील्ड के तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। सो इट इज अट्रैक्टेड बाय magnetic field. Clear? This point is clear to everyone? Then what is diamagnetic? It having paired electron or not? Fully paired electron. It having paired electron. हम कहेंगे इनके पास क्या होते हैं? paired electron हो गए। So it is attracted toward magnetic field or repelled? It is repelled. It is repelled. It is repelled to magnetic field. Okay, it is repelled to magnetic field. And last one के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? Then same point, it having unpaired electron or not? In ferromagnetic substance, it having unpaired electron and it is attracted by magnetic field or not? Strongly attracted by magnetic field. Strongly attracted. हाँ, it is act as a permanent magnet. Okay, permanent magnet. Again, it is strongly attracted by magnetic field. It is strongly attracted by magnetic field. Okay, clear? मैं फिर स्लाइड पीछे करती हूँ, एक बार फिर से आपको रिकॉलेक्शन देती हूँ। आई थिंक ये सब आपको आता है। हम ना ट्रांजिशन एलिमेंट ही पढ़ रहे हैं। हम ट्रांजिशन एलिमेंट को अगर देखते हैं तो आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाती है। ठीक है, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने का? उनके पास क्या होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है और मोस्टली उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दिखेगी आपको? डी ऑर्बिटल में, क्योंकि हम स्टडी किसका कर रहे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट का कर रहे हैं। एम आई राइट? ट्रांजिशन एलिमेंट का मीन्स डी ब्लॉक क्या हो गई? वो आपकी डी ब्लॉक। आफ्टर दैट अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर है किसी भी एलिमेंट में, उनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? उसका स्ट्रांगली होगा। वो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे दिखाएंगे? स्ट्रांगली दिखाएंगे। अगेन हमने ना मैग्नेटिक बिहेवियर के टाइप देखे हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर कितनी टाइप की होती है? आपकी 3 टाइप की मैग्नेटिक बिहेवियर होती है। फर्स्ट वन इज अ पैरामैग्नेटिक, सेकंड वन इज अ डायमैग्नेटिक एंड थर्ड वन इज अ फेरोमैग्नेटिक। जो पैरामैग्नेटिक होगी, ओके, जो भी सब्सटेंस आपकी पैरामैग्नेटिक होगी उसमें एक और एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकती है। ओके, पैरामैग्नेटिक में एक और एक से ज्यादा आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकती है एंड अगेन इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस को अप्लाई कर रहे हो तो वो क्या होगी? इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। देन दिस वन डायमैग्नेटिक। आपको पता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन
नहीं होती है, वहां पे फुल्ली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, वहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगी आपको। ओके, ये सब आपको क्लियर है। अगेन ऑब्वियसली उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो अट्रैक्शन दिखाएगी क्या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के तरफ? नहीं, तो वो क्या दिखाती है? रिपल्शन करती है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है? रिपेल करती है। आफ्टर दैट फेरोमैग्नेटिज्म, जो आपका फेरोमैग्नेटिज्म है, कोई भी सब्सटेंस हो वो एक्ट हो रहा है एज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो कैसे बिहेव करेगा? परमानेंट मैग्नेट जैसे बिहेव करता है एंड इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। क्लियर? फेरोमैग्नेटिक का एक रीजन है क्यों, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, उनके अलाइन टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, होल इलेक्ट्रॉन जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, पूरे वो जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की उस डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, अलाइन होते हैं। बट इन डोमेन, बट इसमें नहीं हो पाता, इसीलिए फेरोमैग्नेटिक का वो थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, फेरोमैग्नेटिक का क्लियर हो गए। अभी हम देखेंगे FeCO एंड एनाइन शो फेरोमैग्नेटिज्म। जो आपके एलिमेंट है FeCO एंड एनाइन, देखिए we show फेरोमैग्नेटिज्म। ये आपको फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं तीनों। हमें देखना है ये तीनों एलिमेंट क्यों फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं। अभी आपको फेरोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट समझा है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो ये तीनों जो होते हैं ना, इट इज एक्ट एज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये जो है हमारे, इट इज एक्ट एज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पहला मेन पॉइंट होगा, इन तीनों के पास क्या होनी चाहिए? फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, इन तीनों के पास क्या होनी चाहिए? आपकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो मैग्नेटिज्म दिखाएंगे, अदरवाइज नो, अदरवाइज वो दिखाएंगे क्या? नहीं दिखाएंगे। आफ्टर दैट है कि इन सब्सटेंस पे आप अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, ओके, सो ये सब्सटेंस क्या करते हैं कि ये फेरोमैग्नेटिज्म दिखा रहे हैं। अभी हमें देखना है कि फेरोमैग्नेटिज्म कैसे दिखाएंगे। अगर इन सब्सटेंस पे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, हमें दिखाना पड़ेगा ना कि अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इनकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, व्हेन apply external magnetic field, unpaired electron align to direction of applied मैग्नेटिक फील्ड। इसका ये रीजन है कि ये जो होते हैं क्यों दिखाते हैं, दैट्स व्हाई दे शो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। रीजन है दैट्स व्हाई दे शो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ये समझ लो कि ये तीनों जो है वो वाई आपको फेरोमैग्नेटिज्म दिखा रहे। सबसे पहला रीजन है, एक तो इनके पास क्या होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी। देन दूसरा रीजन क्या है, अगर आप इन एलिमेंट, इन सब्सटेंस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हो ना, इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ओके, किसके टुवर्ड जाते हैं, वो किसके पास जाते हैं, टुवर्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दे शो द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। इसका रीजन है कि इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। एक तो इनके पास क्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है। आफ्टर दैट आप इन सब्सटेंस पे अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो इनकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो इट इज अलाइन टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है, उनकी डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपको नजर आती है। दैट्स व्हाई दे शो द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड फील्ड। सो इट इज कॉल्ड एज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके बाद में रुकूंगी नहीं, आपको नोट करना है, मेरे साथ नोट करना है।
अभी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट मीन्स म्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है 3D सीरीज के लिए। ये लिख के रखो, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट ये होगा म्यू से आपका मैग्नेटिक मोमेंट हमें देखना है कि कैसे कैलकुलेट होता है। अभी देखो, आपको पता है कि ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, आज हो रही है, वो कहां से आ रही है? अनपेड इलेक्ट्रॉन से आ रही है। ओके, ये मैग्नेटिक मूवमेंट भी कहां से आ रही है? आपकी अनपेड इलेक्ट्रॉन से आ रही है। ओके, और जो आपके ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको क्या होती है? स्पिन होती है। Am I right? इनको क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को स्पिन होती है। ये उनके ओन एक्सिस के अराउंड मूवमेंट दिखाते हैं। Am I right? जब स्पिन होती है तो ये अपने ओन एक्सिस के अराउंड क्या दिखाते हैं? मूवमेंट दिखाते हैं। इसके वजह से हम क्या करते हैं? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है, इसीलिए हम 3D सीरीज में क्या करते हैं? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं फॉर 3D सीरीज, फॉर 3D सीरीज। ये जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी तक क्लियर हो गया सबको? अभी तक क्लियर हो गया सबको? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको सीटी में पूछा जाता है। आपको सीटी में ये फॉर्मूला आता है, आपको एक एलिमेंट दे देते, जैसे स्कैंडियम इन 3+ दे दिया, आपको बोलेंगे कि स्कैंडियम इन 3+ के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करो। अगेन देयर इज अ वन डिफरेंट, इट इज अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। कभी कभी लिख के आता है कि कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर दिस एलिमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट बोथ आर, ये मैं जो पूरा पढ़ा रही हूँ ना, इट इज ओनली फॉर 3D सीरीज। 3D सीरीज मीन्स स्कैंडियम टू जिंक, इसके लिए हो रहा है। क्योंकि 4D एंड 5D में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं कैलकुलेट की जाती है, वहां पे ऑर्बिटल मूवमेंट कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होता है। मैं आगे बताने वाली हूँ बात। ओके ओके, क्लियर? चलो देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट हमें कैलकुलेट करनी है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों आ रही है कंपाउंड में? ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन। Am I right? ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको होती है स्पिन। ओके, वो अपनी खुद की एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है, इसलिए उसको आती है स्पिन। इसके वजह से वो एक मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। वो स्पिन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। आपका क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे आता है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे आता है कि कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर 3D सीरीज एलिमेंट। 3D सीरीज में से कोई भी देखे, फॉर्मूला सिंपल, म्यू, म्यू स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर लिख के आया स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट तो भी यही कैलकुलेट करना है। अगर लिख के आया कैलकुलेट द म्यू वैल्यू इन बोहर मैग्नेट्रॉन, सेम। कभी कभी लिख के आता है कैलकुलेट द म्यू वैल्यू इन बोहर मैग्नेट्रॉन, सेम होता है। सो म्यू स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट, देन अंडर रूट, हमें क्या डालना है? अंडर रूट n+2। ये जो दोनों n है, ये n क्या होते हैं? आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। मीन्स एक हरी है एलिमेंट, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 व्हाटएवर, जितनी भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होती है उसकी वैल्यू हमें n में लेनी पड़ती है, और ये सिंपल कैलकुलेशन होता है इन बोहर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पे मैं एक बात ना थोड़ी सी बता देना चाहूंगी, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेने से यही पे बता देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि देखो, एक मेटल है, उसके पास ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी ना बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगी ना समथिंग 1.73 समझ लो, बोहर मैग्नेट्रॉन ऐसे होगी। ओके, 1 पॉइंट। अगर आपका एक मेटल है, उसके पास ना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट 2.78 समथिंग बोहर मैग्नेट्रॉन। ये पॉइंट के बाद का है ना, मैं ऐसे ही ले रही हूँ, बस मेरा बताने का मेन पॉइंट है कि जितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, आपका आंसर पॉइंट के पहले का जो होगा ना वो होता है। 1.1 है तो 1.2 है तो 2.3 है तो 3 पॉइंट, ये बताया गया है थ्योरी में, ये पैटर्न चलेगा। क्लियर? क्लियर? किसी को एक बार समझना है? क्लियर? हम क्वेश्चन सॉल्व करें। लेट्स स्टार्ट। चलो स्कैंडियम 3+ के लिए देखते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड।
in scandium 3 plus 3. Tell me the electronic configuration. argon और One. बोलो argon 18 3D हाँ 4s 21 क्या मैंने क्या पूछा था, मुझे स्कैंडियम प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। आपने मुझे स्कैंडियम का बता दिया, स्कैंडियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, प्लस 3 मीन्स ये होगा क्या नहीं, तो डी में कितनी इसकी और ये जाएगी, यहाँ पे 0 ही हो जाएगा ना ऐसे। अभी देखो देखो जहाँ पे डी में ना 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी आपको 0 ही दिखेगी। जब भी आपके डी में 0 इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के डी ऑर्बिटल में अगर 0 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट में म्यू की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 0। दिस वन प्लस कंफ्यूजन, कोई भी पकड़ लो। ओके, झिंक इन प्लस 2 अगर लेते हैं, हाँ 1 मिनट करू दे मला कंप्लीट। ओके, झिंक इन प्लस 2 बताइए, आर्गन 18 3D 10 4s 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे बताओ, अगर मैं इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करूं, 4 5 6 7 8 9 10, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। और हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्यों आती है, ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा नहीं, तो इस केस में भी आपकी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट्स 0। ये ध्यान में रखना है। अगर आपके पास कौन सी केस आ रहे, D0 D10, इस केस में म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलवेज 0। तो कैलकुलेट करते बैठोगे क्या वहां पे, नहीं। क्लियर, मैंने 2 केस क्लियर कर, करना ही नहीं है, जाना ही नहीं है हमें कैलकुलेशन पे, देख लेना है D0 म्यू इज इक्वल टू 0, देन D14 ऑब्वियसली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कहां से है। चलो अभी मैं आपके लिए देती हूँ एक, चलो टाइटेनियम इन 3 प्लस लो, कैलकुलेट द वैल्यू, स्टार्ट, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन नोटेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, number of unpaired electron. Okay, then use the formula mu is equal to under root of n plus 2 with बोहर मैग्नेट्रॉन में कैलकुलेट करना है। Write down the electronic configuration first. Write down the electronic configuration first. After that आप डिसाइड करोगे ना कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, है ना। आपको पता है एक है, बट कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा ना हमें। 21 कहाँ पे 1 आता है, हाँ राइट, ओके राइट। अगर मैं यहाँ पे डी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन देखूंगी, देखो यहाँ पे सिंगल वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स आर 1 प्लस 2 कितना आता है, ये 3 के अंडर रूट वैल्यू क्या है 1.73। बेटा यहाँ पे ऑलवेज आपको बोहर मैग्नेट्रॉन लिखना पड़ेगा, म्यू की वैल्यू बोहर मैग्नेट्रॉन में होती है। ओके, चलो आगे एक ट्राई करेंगे, करो वैनेडियम इन 3 प्लस, वैनेडियम इन 3 प्लस मुझे प्रॉपर चाहिए। फर्स्टली राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन नोट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आफ्टर दैट स्टार्ट कैलकुलेशन। दिस 3 स्टेप्स आर फॉलोड। एवरीवन क्लियर? क्या था, वैनेडियम इन प्लस 3, argon 18, 3D 4s, so therefore number of unpaired electron
then use mu is equal to under root of n plus 2 then 2.82 एंड मैं बता दे रही हूँ आपको, मैंने वो बताया था कि 1 पॉइंट आता है 2 पॉइंट आता है, बट आफ्टर पॉइंटर 2 डिजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ना एग्जाम्स में डायरेक्ट क्लियर कट वैल्यू बतानी पड़ेगी, वहाँ पे 4 डिफरेंट वैल्यू होगी तो आपको करेक्ट वैल्यू चूज करनी पड़ती है, दैट्स व्हाई यू नीड अ कैलकुलेशन। क्लियर? कुछ नहीं, अंडर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन दोनों बातें बता दी मैंने, फैक्टराइजेशन यूज करो, अदरवाइज लॉग टेबल और आपको दोनों मेथड्स आती है। चलो एक लास्ट वन ट्राई करेंगे, विच वन? एमएनएन प्लस 2 लो, मैग्नीशियम प्लस 2 लीजिए, मैग्नीशियम प्लस 2 लीजिए, मैग्नीशियम प्लस 2। मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बताइए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम प्लस 2 5, राइट। So calculate the value of mu is equal to under root of n plus 2 in Bohr magneton. चलो start calculations. Under root of 5 plus 2, then under root of 5. Start calculation. बताइए 5.9 7 3 9 आपको ही तो ये थोड़ा एक्साइटमेंट ऐसी कुछ पसंद आता है, इसलिए कैलकुलेशन आपकी एक्साइटमेंट बढ़ाता है। 5.916 ओके क्लियर? अभी ना आपके पास पेज नंबर 172 पे ना ऊपर एक ग्रीन में टेबल है, दिखा सबको? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द आयन इन फर्स्ट सीरीज दिखा सबको? वहां पे ना अब हमने आई थिंक 5 डन किए हैं, आई थिंक हमने 5 डन किए हैं, रिमेनिंग आपको कल डन करना है, सेम मेथड से करना। ओके क्लियर? क्या करना है आपको? 5 हमने टेबल में से डन कर दिए हैं, रिमेनिंग 5 हो गया। ओके बाकी के आपको इसी मेथड से मैग्नेटिक मोमेंट सबकी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट मुझे एक बात बतानी थी अगेन, इसमें हम की देखो 3D सीरीज में हमने क्या कंसीडर किया था? स्पिन ओनली। 3D सीरीज में क्या कंसीडर करते हैं हम? स्पिन कंट्रीब्यूशन। ओके जब भी हमने 3D सीरीज की मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट की तो हमने स्पिन कंट्रीब्यूशन ही कंसीडर किया, क्योंकि इनका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो होता है ना वो थोड़ा निग्लिजिबल होता है, इसीलिए वो कंसीडर नहीं किया जाता है। इनका क्या कंसीडर किया जाता है? ऑलवेज स्पिन कंट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट आपकी होती है 4D एंड 5D सीरीज, इनमें क्या ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कंसीडर किया जाता है। अभी देखो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो खुद तो रिवॉल्व होता है, उसकी खुद की स्पिन भी होती है, और वो ऑर्बिट में भी तो रिवॉल्व होता है ना, वो ऑर्बिट में भी रिवॉल्व होता है। तो जब भी वो ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है ना, तब वो जो कंट्रीब्यूशन देता है ना उसे कहते हैं स्पिन कंट्रीब्यूशन। उससे जो मैग्नेटिक मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन जाता है ना वो होता है स्पिन कंट्रीब्यूशन, सॉरी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। और वो ना आपको ये 2 ही सीरीज में लिखेगा, और ये आपको कैलकुलेशन नहीं है इसका, बस इंफॉर्मेशन गिवन है कि इनमें क्या होता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है, और इसमें 3D में ओनली स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट में स्पिन कंट्रीब्यूशन होता है। क्लियर? अभी हम पढ़ेंगे आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक, जो आपको ना आधा आता है मुझसे भी अच्छा, कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होती है वो कलर गिरगिट की तरह कलर क्यों दिखता है। चलो गिव मी द रीजन व्हाई coordination compound show color. Why? Because in coordination compound there is a DD transition due to the presence of unpaired electron. हमने पढ़ चुका है बेटा लोग, टिटेनियम इन H2O/6, टिटेनियम होता है आपका +3 में, वहां पे भूल चुके हो सब कुछ। ओके याद आ रहा है? कुछ रिकॉल हुआ? नहीं हो रहा है? चलो कलर पढ़ना है ना। चलो कलर क्यों शो होता है? ओके जितनी भी आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट है ना उनमें कलर क्यों शो होता है, इसके पीछे का हम रीजन देखेंगे। अभी
जितनी भी आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती है वो क्या करती है ना, लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करती है। बट वो जो लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करती है ना, उसका रेंज होता है विजिबल फ्रीक्वेंसी। ओके, जो भी होंगे अभी ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें क्या होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन। वो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी इन रेंज ऑफ विजिबल रीजन की होगी। वो एक्साइटेड होकर डी एक्साइटेड जब होती है तब क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। उसकी वजह से हमें क्या दिखता है, कलर। एंड कलर इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। मैंने ये तभी भी क्लियर किया था कि कलर इज ऑलवेज क्या होगा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। एंड इट्स डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। ये जो कलर होता है अगेन ये डिपेंड होता है कि जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है ना उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। देन अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाई ट्रांजिशन मेटल शोज कलर। ओके, इसका हम रीजन देखेंगे। अगेन आई स्टार्ट फ्रॉम डी ऑर्बिटल। आपको पता है कि ये जो डी ऑर्बिटल होती है, ओके, डी में यहाँ पे दिखा रही हूँ इनका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ए डी जनरेटेड ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल क्या होती है, डी जनरेटेड मीन्स इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम। तो ये क्या करती है, यहाँ से थोड़ी एवरेज एनर्जी में जाती है। कहाँ जाती है, ये एवरेज एनर्जी में जाती है। ओके, ये जब एवरेज एनर्जी में यहाँ पे जाती है तो दो एनर्जी ऑर्बिटल में स्प्लिट होती है। विच वन, राइट, T2J EG। एंड यहाँ पे क्या होता है, 0.4 C F या C क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। और यहाँ पे आपके एवरेज एनर्जी का ये डिफरेंस होता है। मैंने पिछले बार आपको एक बात बताई थी कि ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस, ये एक एनर्जी डिफरेंस होता है। और उतनी ही एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के लिए यूज करता है और एब्सॉर्ब करता है। अगर कुछ याद आ रहा होगा, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ओके, कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो कलर, it is depend on again it having unpaired electron. Okay, after that is 5d orbital is degenerated means इसका मीनिंग क्या होता है, they having same energy. It firstly go to average energy level. वो पहले कहाँ जाती है, आपकी average energy level में जाती है। then ये split होती है। ये split क्यों होती है, क्योंकि आपका मेटल जो है वो किसके साथ अप्रोच में होता है, लिगेंड के साथ अप्रोच में होता है। अभी कुछ याद आ रहा है, जब आपका मेटल लिगेंड के साथ अप्रोच में होता है तो ये डी ऑर्बिटल कैसे होती है, दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाती है। एक होता है T2G, ये होता है लोअर एनर्जी लेवल, ओके, और ये आपका होता है हायर एनर्जी लेवल। अभी याद आ गया आपको, ओके। अभी जब ये दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट होती है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देन ये दोनों एनर्जी लेवल T2G और EG में एक एनर्जी डिफरेंस होता है, उसे कहते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब हम बोलेंगे कि इसमें एक एनर्जी डिफरेंस है, ओके, ये दोनों लेवल में एक स्पेसिफिक एनर्जी डिफरेंस है। अगर देखो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन करेगा लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम में दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। और वो क्या करेगा, फिर एक्साइट होगा और कहाँ पे जाएगा, T2G में जाएगा, ओके। EG से वो कहाँ जाएगा, आपका T2G में जाएगा। T2G में गया वो आपका एक्साइटेड होके, जैसे ही यहाँ पे वो लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, ये हो गई आपकी ग्राउंड स्टेट एंड दिस वन इज अ एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में गया, ओके। अभी वो होता है डी एक्साइटेड, मीन्स वो बैक भी आता है ना, तो डी एक्साइटेड जब होता है वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। अभी यहाँ पे अगेन मैं एक बार रिकॉल करूंगी कि ये जो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है ना एक्साइट होने के लिए, वो किसके बिटवीन होती है, ये जो डिफरेंस होता है, क्यों होगी, क्योंकि इसको इतना ही रास्ता क्रॉस करना है ना, राइट। इसको जब इतना एनर्जी डिफरेंस क्रॉस करना है तो उतना ही एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा ना क्रॉस करने के लिए, तो उतने ही एनर्जी डिफरेंस की एनर्जी वो क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। देन वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। जैसे ही वो एक्साइटेड होगा कुछ टाइम बाद वो डी एक्साइटेड होगा। जब वो डी एक्साइटेड होगा यहाँ से रिटर्न, तब क्या होगा, एनर्जी इमिट होगी, ओके। अगेन आपकी एनर्जी क्या होगी, यहाँ से इमिट होगी। तो वो जो एनर्जी होती है ना विच इज रिलेटेड टू द
visible region with a specific wavelength, okay, which is related to the visible region of specific wavelength. That's why your transition metal show color. Clear? ये सेम बात मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में कराई और ये जो होता है कलर, इट ऑलवेज शो द कॉम्प्लीमेंट्री कलर अकॉर्डिंग टू वीवी और मे बी आप पढ़ चुके हो वीवी और को. क्लियर? अभी क्लियर हो गया. मुझे अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना है. ओके और इसका भी रीजन क्या होता है? अगेन इट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके इट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. देखो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक्साइटेशन भी नहीं होगा उसका. इट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अभी हम आगे देखेंगे. मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ. अगर आपका Cu इन प्लस है फॉर एग्जांपल, ये दिख नहीं रहा है ना, Cu इन प्लस है एंड आपका टाइटेनियम इन +4 है. व्हाट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आप बस मुझे ना इसकी 3D में क्या होगा बता दीजिए. इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए. इसका होगा 3D10 एंड इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा. कैडमियम के बाद टाइटेनियम आता है 0. 0 मिनिटात आन्सर. 0 मिनिटात आन्सर आला पाहिजे, नाहीतर 0 मिनिटात 0 मार्क तुम्हाला पडतील. क्लियर? अभी मुझे एक बात बताओ, इसमें आपको कलर दिखेगा क्या? बॉयज नहीं दिखेगा. गर्ल्स क्या कहेगी? ये एलिमेंट कलर शो करेगी कि नहीं? गर्ल्स बोल रही नहीं, बॉयज बोल रहे. हाँ पार्शियली यस. चलो ओके बट ना मैं पहला आंसर कंसिडर करूंगी. उन्होंने ना बोला था, गर्ल्स ने हाँ बोला था, तो गर्ल्स इज अ विनिंग टीम ऑब्वियसली ना. क्यों? चलो क्यों? देखो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या D10 में? D10 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो एक्साइटेशन वो सब होगा नहीं. तो कलर कहाँ से आएगा भाई? कहाँ से आएगा? उसकी जिंदगी कलरलेस होगी. D0. D के पास तो कुछ भी नहीं है. D के पास कुछ नहीं है वहाँ पे टाइटेनियम के पास, तो वो कलर दिखाएगा नहीं. तो ये दोनों क्या हो गए आपके? 0 मिनट में 0 हो गए. इट्स कलर लेस. ओके अभी ना मैं एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट पे करूंगी आपको पुश. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अभी हम ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे. वो है आपका कि देखो कोबाल्ट. आपका जो कोबाल्ट होता है ना, इन H2O आई थिंक 6 है. इन H2O 6 इन 2+. ये ना बेटा पिंक कलर दिखाता है. पिंकी पंकी ये आपसे दिखाता है पिंक कलर. और इसका ज्योमेट्री होता है देखो ऑक्टेहेड्रल. अगर ना मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ करूंगी, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ करूंगी, तो मुझे क्या मिलता है पता है? कंपाउंड COCl4. ओके हाँ बताइए मुझे क्या मिलेगा? कंपाउंड COCl4 मिलेगा. कंपाउंड इन 2- इसका चार्ज होता है डीप ब्लू कलर. ये होता है आपका डीप ब्लू. और ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल. ओके टेट्राहेड्रल. अभी ना ये दोनों कंपाउंड को ऑब्जर्व करो, उनका कलर ऑब्जर्व करो. यहाँ पे देखो कोबाल्ट के साथ कौन सा लिगेंड है? वाटर. यहाँ पे कोबाल्ट के साथ कौन सा लिगेंड है? टेट्राक्लोराइड. अभी यहाँ पे पिंक कलर था और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल थी. यहाँ पे डीप ब्लू है और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. अगर आप देखोगे तो कलर भी चेंज हुआ है एंड ज्योमेट्री भी चेंज हुई. क्लियर? कलर भी चेंज हुआ है और ज्योमेट्री भी चेंज हुई. तो इनका ये डिफरेंट कलर दिखाने के पीछे एक रीजन है. वहां से क्या चेंज हुआ था? फर्स्ट वन चेंज हुआ है आपका लिगेंड. मीन्स H2O का लिगेंड कैसे चेंज हुआ? Cl में. देन अगेन क्या चेंज हुआ? देखो कलर चेंज हुआ, चार्ज चेंज हुआ. आफ्टर दैट क्या? ज्योमेट्री चेंज हुई. ज्योमेट्री कैसे चेंज हुई? ऑक्टाहेड्रल टू टेट्राहेड्रल चेंज हो गई. ओके ऑक्टाहेड्रल टू टेट्राहेड्रल चेंज हुई. अभी मैं बताऊंगी इनका कलर क्यों चेंज हुआ. आपको अगर याद होगा ये नॉर्मल मेटल की लेवल है. ये है T2G एंड EG एंड ये है आपका EG एंड T2G. ये होता है टेट्राहेड्रल के लिए. ओके ये डिफरेंस डेल्टा
T एंड थोड़ा सा मैं बड़ा लिखूंगी एंड ये होता है आपका T2G एंड EG. इट्स फॉर डेल्टा O, इट्स फॉर ऑक्टाहेड्रल. इनके d ऑर्बिटल में बेटा एनर्जी गैप आता है. ओके, जो पहला हमारा कंपाउंड था ना वो ऑक्टाहेड्रल था, उनका एनर्जी गैप ग्रेटर था. देन वो कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गया? टेट्राहेड्रल में हो गया, तो उनका गैप क्या हो गया फिर? कम होता है. दैट्स वन रीजन बिहाइंड दैट कलर इज चेंज. ओके, उल्टा क्यों लिखे? आपको ना उस चैप्टर में नहीं था इसलिए मैंने उल्टा लिखा है. ऐसे मैं भूल गई उसको सीधा लिखा. आपको समझा मैंने उल्टा क्यों लिखा? इसके पीछे ना बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं आराम से बताऊंगी. ओके, चलो अगेन हम कहेंगे कि मेन रीजन पे आ जाते हैं कि हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है कलर क्यों दिख रहे हैं. फर्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. देन सेकंड रीजन इज DD ट्रांजिशन. अगेन कोई बता सकता है रीजन कलर का? नेचर ऑफ लिगेंड जो हमने अभी देखा, नेचर ऑफ लिगेंड. Then geometry of complex. Geometry of complex. Fourth one is a geometry of complex. बस गिरगिट मत बोल देना. हम ना 5 मिनट में हमारा क्लास रिकॉल करेंगे. ओके एवरीवन, पे अटेंशन. चलो रिकॉल करेंगे. हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ी. ओके, हमने क्या पढ़ा कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है मैग्नेटिक मूवमेंट दिखाते हैं. बट क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनके पास क्या होती है? क्या होती है उनके पास? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है. दैट्स व्हाई इट शो द मैग्नेटिक बिहेवियर. मैग्नेटिक बिहेवियर कितने टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर थे? 3 टाइप के थे. फर्स्ट वन पैरामैग्नेटिक, सेकंड वन इज अ डायमैग्नेटिक एंड थर्ड वन इज अ पैरामैग्नेटिक. इन पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. एंड इन डायमैग्नेटिक देयर इज अ नो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है क्या? नहीं. दैट्स व्हाई इट रिपेल द magnetic field. And last one is a ferromagnetic. It is act as a permanent magnet. वो हमेशा आपको कैसे एक्ट होते हुए दिखेगा? It is act as a permanent magnet and it is strongly attracted toward मैग्नेटिक फील्ड. फिर हमने इनका रीजन लिखा था. ये तीनों भाई साहब क्यों फेरोमैग्नेटिक है? तो इनके पीछे का भी रीजन क्या था? इनके पास क्या होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है. और आप इन तीनों भाई साहब के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलाइन टुवर्ड होते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो मूवमेंट दिखाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. आफ्टर दैट हमने क्या देखा था कि कैलकुलेशन कैसे होगा? कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन ओनली वन फॉर्मूला व्हिच इज कॉल्ड एज अ स्पिन ओनली फॉर्मूला. ओके, क्यों स्पिन ओनली हमने चूज किया? क्योंकि 3D सीरीज में ओनली स्पिन कंट्रीब्यूशन कंसीडर किया जाता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को निग्लेक्ट करते हैं. क्लियर ये बात? तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे स्पिन ओनली का, व्हिच इज म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 इन बोहर मैग्नेट्रॉन. हियर म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट, n इज ए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड बोहर मैग्नेट्रॉन इज ए यूनिट. क्लियर यहाँ तक के? देन हमने कुछ केसेस देखी थी कि जहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 कब होगी. 2 केसेस में आपकी म्यू की वैल्यू 0 होगी. D 0 कॉन्फ़िगरेशन होगा और D 10 कॉन्फ़िगरेशन होगा. इन 2 केस में आपके म्यू की वैल्यू होगी डायरेक्ट 0. आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी. देन हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए देखने के लिए और मैंने आपको एक बात वहां पे रिकॉल कराई थी व्हिच इज अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगा. 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉइंट समथिंग होगा और 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 पॉइंट समथिंग होगा. क्लियर? आफ्टर दैट हमने क्या चालू किया था? कलर चालू किया था. कलर आपको ये क्लियर हो गया ना? स्पिन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वो बस ध्यान रखना है कि 3D सीरीज क्या करती है? स्पिन कंट्रीब्यूशन देती है. 4D एंड 5D सीरीज में क्या होता है? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है. एक बार फिर से उसका फार्मूला बताओ. अंडर रूट ऑफ s प्लस 1 प्लस l प्लस 1 माइनस 2j प्लस 1. सर अभी हम देखेंगे कलर. ओके, कलर क्यों देता है? ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों देते हैं? उसके पीछे भी सेम रीजन है. उनके पास क्या होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है. ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट में d ऑर्बिटल होती है आपको कैसे दिखती है? ये डी जनरेटेड दिखती है. ओके,
डीजेनरेटेड होना मीन सेम एनर्जी लेवल पे होना। आफ्टर दैट ये कहाँ पे जाती है, एवरेज एनर्जी लेवल। और ये सब पूरा इसका काम ये सब क्यों करती है, क्योंकि इसका इंटरेक्शन क्या चल रहा होता है इसके साथ। मेटल का इंटरेक्शन किसके साथ चलता है, आपकी लिगेंड्स के साथ जब चल रहा होता है तभी ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट होती है दो एनर्जी लेवल में। पहली एनर्जी लेवल होती है T2G which is a lower energy level and second one is a EG which is a higher energy level. In T2G and EG level there is a one energy difference. Okay, there is a one energy difference which is called as a CFSE crystal field splitting energy. Okay, अब अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये बोर होता है, तो ये क्या करता है, एनर्जी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। बट वो लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है उसका अमाउंट कितना होगा आपका, ये डिफरेंस, क्योंकि इसको इतना डिफरेंस ही क्रॉस करना होता है। तो ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो उधर एक्साइटेड होता है। देन वो डी एक्साइटेड भी होगा, उसको वहां पे भी अच्छा नहीं लगेगा, वो होगा डी एक्साइटेड। जब वो डी एक्साइटेड होता है तो वो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है ना, वो एनर्जी वो इमिट करता है और रिलीज करता है। और जो रिलीजिंग एनर्जी होती है वो आपकी एक विजिबल रीजन और स्पेसिफिक वेवलेंथ के रिलेटेड होती है। ओके, आपकी वो विजिबल रीजन की होती है और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के रिलेटेड होती है। इसीलिए आपको जो कलर है ना, एलिमेंट्स कलर दिखाते हैं एंड इट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ओके, इट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अगेन हमने ना ये एग्जांपल देखी थी कि कलरलेस जिंदगी किसकी होगी, कलरलेस लाइफ जो है किन मेटल्स की होगी, ये दो मेटल्स की होगी, क्योंकि इनके पास देखो क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे फुल्ली पेड है और यहाँ पे है ही नहीं, तो ये ऑलवेज क्या दिखेंगे आपको, कलरलेस दिखेंगे। आफ्टर दैट हमने क्या देखा था, ये एग्जांपल देखा था कि आपके कोबाल्ट के साथ पहले कौन सा लिगेंड था, वाटर था, फिर हमने उसका रिएक्शन HCl के साथ करा के लिगेंड को रिप्लेस कर दिया, किसने, क्लोराइड ने। ओके, अभी देखो इसमें जो फर्स्ट वन था H2O लिगेंड वाला, उसका कलर पिंकी पंकी था और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी। बट जब ये लिगेंड देखो रिप्लेस हुआ, कलर चेंज हुआ ना, इसने देखो कलर बदल दिया, लिगेंड भी बदला, लिगेंड के साथ अपना कलर भी बदल दिया, क्या है, डीप ब्लू, एंड ज्योमेट्री भी बदल दी, टेट्राहेड्रल। देखो नहीं, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वैसे कुछ हुआ इधर पूरा। अभी इसके पीछे का रीजन हम देखेंगे कि कलर क्यों चेंज हुआ था। फर्स्ट वन लिगेंड चेंज हुए, सेकंड वन ज्योमेट्री चेंज हुई, थर्ड वन नो, दैट्स द, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल, जो स्प्लिटिंग की डी ऑर्बिटल थी, उनका जो एनर्जी गैप था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। ऑक्टाहेड्रल में ये स्प्लिटिंग का एनर्जी गैप क्या होता है बेटा, देखो अगेन ध्यान दो, ये एनर्जी गैप होता है बड़ा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइटेड होगा तो बड़ी ही एनर्जी ऑब्जर्व करेगा ना, तो कलर डिफरेंट जाएगा क्योंकि रेंज ही डिफरेंट चले जाएगी। बट इन टेट्राहेड्रल में एनर्जी गैप तो छोटा है, तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करेगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ही इमिट करेगा, तो उसका ऑब्वियसली रेंज अलग होगा, इसलिए कलर देखो दोनों का अलग था। देन हमने देखा था स्पेसिफिक व्हाट्स द रीजन, क्या था, अनपेड इलेक्ट्रॉन, डी ट्रांजिशन, देन नेचर ऑफ लिगेंड एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस पे होता है क्वेश्चन ऑलवेज, डायरेक्ट पूछते व्हाई। अगर क्वेश्चन आया ना बेटा कि ट्रांजिशन एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों दिखाते हैं, ड्यू टू द डी ट्रांजिशन इज द मेन रीजन, एंड अगेन वन इट हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये दोनों बातें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। और आपको ना एक अगेन है, देखो मैं क्लियर कर देती हूँ, अभी मुझे याद आ गया, देखो MnO4 आई थिंक माइनस है, MnO4 माइनस, आफ्टर दैट है Cr2O7 माइनस, आफ्टर दैट है आपका 2 माइनस, देन है आपका Cr4 माइनस, आफ्टर दैट कौन है वहां पे अगेन Cu2O। बेटा ये जो कंपाउंड है ना, ये भी कलर दिखाते हैं। विच टाइप ऑफ कंपाउंड दिस इज, इस टाइप ऑफ कंपाउंड कोऑर्डिनेशन है, क्या है बोलो जल्दी बोलो। देखो ये नॉर्मल आपके कंपाउंड है, इसमें ना कलर ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर होता है, इसलिए होता है, ये क्वेश्चन होता है, ये कभी दे देते हैं कि इनका कलर क्यों है, ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर थ्रू, ऐसे होता है ऑक्सीजन टू मेटल। लिख के रखो ये बात, क्वेश्चन पूछ लीजिए, राइट डाउन, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, टेक्स्ट बुक में है आपके, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन टू मेटल।